स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। 3 अगस्त सुबह बांग्लादेशी फेसबुक पर यह पोस्ट वायरल होता है। इसमें शेख हसीना की गवर्नमेंट के खिलाफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू करने का ऐलान किया जाता है और उनसे रेजिग्नेशन की डिमांड की जाती है। ये प्रोटेस्टर्स इस मूवमेंट को मार्च 1971 की मूवमेंट जैसी मूवमेंट बताते हैं, जब मुक्ति वाहिनी की मदद से ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना। दोपहर तक इन प्रोटेस्टर्स के साथ शेख हसीना टॉक्स प्रपोज करती हैं और कहती हैं कि पीएम रेजिडेंस गना भवन के दरवाजे टॉक्स के लिए हमेशा खुले हैं। लेकिन दिन भर के प्रोटेस्ट के बाद जब सभी प्रोटेस्टर्स ढाका से शहीद मीनार पर मिलते हैं तो उन सब की डिमांड एक ही होती है, शेख हसीना का रेजिग्नेशन। और ये अनाउंस किया जाता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 4 अगस्त को भी चलती रहेगी। और ये प्रोटेस्टर्स इस मूवमेंट को और बड़ा बनाने की अपील करते हैं और ये क्लियर कर दिया जाता है कि शेख हसीना के साथ कोई निगोसिएशन नहीं की जाएगी। 4 अगस्त को हजारों की संख्या में प्रोटेस्टर्स शाहबाग जंक्शन में एकत्रित होते हैं और शेख हसीना से मांगते हैं रेजिग्नेशन। वहीं ढाका पुलिस इन प्रोटेस्टर्स पर अटैक करती है और एटलीस्ट 97 प्रोटेस्टर्स की जान चली जाती है, लेकिन साथ ही साथ 27 पुलिसमैन भी शहीद हो जाते हैं। ढाका में कुछ अनआइडेंटिफाइड इंडिविजुअल्स बंगा बंधु शेख मुजीब मेडिकल यूनिवर्सिटी में कार्स, एम्बुलेंसेज, मोटरसाइकिल्स और बसेस को आग लगा देते हैं, जिसके रिस्पॉन्स में शेख हसीना की गवर्नमेंट फेसबुक, मैसेंजर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और बाकी मेटा ओन्ड सर्विसेज को बंद कर देती है और शाम 6 बजे से कर्फ्यू का ऐलान भी किया जाता है। इसके साथ साथ सारे कोर्ट्स को भी इनडेफिनेटली क्लोज कर दिया जाता है और गवर्नमेंट 5 अगस्त से 3 डे जनरल हॉलिडे डिक्लेयर करती है, जिसमें बैंक्स भी बंद कर दिए जाते हैं। एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट यानी कि ADSM 6 अगस्त को ढाका की तरफ एक मार्च अनाउंस करती है और इसी बीच बांग्लादेश यूनिवर्सिटी टीचर्स नेटवर्क एक इंटर्म गवर्नमेंट के लिए फ्रेमवर्क प्रपोज करती है, जो टीचर्स, जजेस, लॉयर्स और सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव से मिलकर बनी होगी, ताकि डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन को इंश्योर किया जा सके। लेकिन इस विरोध का मोमेंटम बरकरार रखने के लिए आसिफ महमूद, एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट के कोऑर्डिनेटर, 6 अगस्त को होने वाले ढाका मार्च को 5 अगस्त को ही प्रीपोन कर देते हैं। कुछ फॉर्मर बांग्लादेश आर्मी ऑफिसर्स प्रेस ब्रीफिंग में सोल्जर्स को कैंप वापस लौटने और पॉलिटिकल क्राइसिस में इन्वॉल्व ना होने की अपील करते हैं। 5 अगस्त को एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट कर्फ्यू को रिजेक्ट करते हुए पीएम रेजिडेंस की तरफ बढ़ता है और इसी बीच रिपोर्ट्स आती हैं कि शेख हसीना को एक सेफ शेल्टर में शिफ्ट कर दिया गया है और इसी दौरान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वाकिर उर ज़मान टेक ओवर करते हैं और तकरीबन दोपहर 3 बजे प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना रिजाइन करती हैं और अपनी सिस्टर शेख रेहाना के साथ हेलीकॉप्टर से इंडिया की तरफ रवाना हो जाती हैं और लगभग 3:30 बजे उनका हेलीकॉप्टर अगरतला में लैंड होता है, जहां से उन्हें बांग्लादेश एयरफोर्स का C-130 दिल्ली के पास हिंडन एयरबेस पर ड्रॉप करता है और इंडिया के NSA अजीत डोवाल उन्हें रिसीव करते हैं। इसी बीच प्रोटेस्टर्स पीएम हाउस गना भवन के गेट्स को ब्रीच कर देते हैं और एक सिमिलर दृश्य हमारे सामने आता है जो पाकिस्तान में भी दोहराया गया था। शेख हसीना की पर्सनल बिलोंगिंग्स, फर्नीचर्स और साड़ीज को लूट लिया जाता है। उनके रेजिडेंस को पूरी तरह वेंडलाइज कर दिया जाता है। साथ ही बंगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान के स्टैचू को वेंडलाइज कर दिया जाता है और अवामी लीग के हेडक्वार्टर को भी आग लगा दी जाती है। होम मिनिस्टर असद उज़्ज़मान खान का घर धानमंडी में लूट लिया जाता है। सिलियट में म्युनिसिपल काउंसिलर्स, पुलिस पर्सनल्स और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के हाउसेस को भी वेंडलाइज कर दिया जाता है। अवामी लीग के MPs रिजल हक चौधरी और मशरफे मोर्तजा के हाउसेस को प्रोटेस्टर्स जला देते हैं। ढाका में इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर, जो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस द्वारा ऑपरेटेड है, और शेख मुजीबुर रहमान का रेजिडेंस बंगा बंधु मेमोरियल म्यूजियम, जो 1975 में मिलिट्री पर्सनल्स द्वारा उनके परिवार के साथ असैसिनेट होने की जगह था, उनको भी इन प्रोटेस्टर्स द्वारा तबाह कर दिया जाता है। वहीं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वाकर उज़ ज़मान बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जतिया पार्टी और जमात ए इस्लामी के रिप्रेजेंटेटिव से मिलकर एक इंटर्म गवर्नमेंट क्रिएट करने की कॉल देते हैं, जो अवामी लीग को एक्सक्लूड करे। साथ ही मिलिट्री इन्वेस्टिगेशन का भी वादा किया जाता है और सिक्योरिटी फोर्सेस को क्राउड्स पर फायर ना करने के ऑर्डर दिए जाते हैं। और दोस्तों, अभी तक की लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दिए गए इन नामों को इंटर्म गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए बांग्लादेशी आर्मी इनवाइट करती है। तो दोस्तों, यहाँ पर 2 मेजर क्वेश्चंस उठते हैं। पहला तो ये कि बांग्लादेश में ऐसा क्यों हुआ, और दूसरा
कि अब फ्यूचर में बांग्लादेश में क्या होने वाला है। देखिए, मैं पहले ही बता दूं कि इस पूरे फियास्को के पीछे एक्सटर्नल पावर्स का हाथ है और 2 इंसिडेंट ऐसे हैं जो ये क्लियर करते हैं कि इसके पीछे कौन इन्वॉल्व है। और इनके बारे में जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अभी तक आपको ये वीडियो अगर पसंद आई है तो टारगेट करते हैं इस वीडियो पर एटलीस्ट 10,000 लाइक्स के। डील हो गई। देखिए, शेख हसीना 6 जनवरी 2009 से पावर में थी और लास्ट इलेक्शंस में उन पर अपोजिशन पार्टीज और लीडर्स को जेल में डालने के आरोप भी लगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट में इस हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील भी फाइल की गई और सुप्रीम कोर्ट ने इस कोटा सिस्टम को 30% से कम करके 5% कर दिया, जो प्रोटेस्टर्स की डिमांड से भी ज्यादा था। लेकिन डिमांड पूरी होने के बावजूद ये मूवमेंट रुकी नहीं, क्योंकि ये मूवमेंट अब एंटी शेख हसीना बन चुकी थी और इस मूवमेंट की ड्राइविंग सीट पर बांग्लादेश के कम्युनिस्ट और इस्लामिस्ट बैठे थे, जिनको बाहर से कंट्रोल किया जा रहा था। मजे की बात यह है कि इंडिया में भी कुछ कम्युनिस्ट स्टूडेंट यूनियंस ने बांग्लादेशी स्टूडेंट्स के साथ सॉलिडेरिटी दिखाई। लेकिन दोस्तों, स्टूडेंट की डिमांड मीट होने के बावजूद भी ये प्रोटेस्ट खत्म क्यों नहीं हुए? देखिए, मई में न्यूज आती है कि तीस्ता बैराज प्रोजेक्ट को जो चाइना को मिलना था वो इंडिया को अलॉट कर दिया गया, क्योंकि इंडिया का ऑफर चाइना से बेहतर था। साथ ही जून में एक और न्यूज आती है कि मोंगला पोर्ट, जिसको चाइना को डेवलप करना था, उसको भी अब इंडिया ही डेवलप करेगा। तो दोस्तों, अब आप ही जज करें कि ये दोनों प्रोजेक्ट्स की खबर और इस दौरान हो रहे इन प्रोटेस्ट में क्या कुछ कनेक्शंस हैं। तो दोस्तों, अब नेक्स्ट बांग्लादेश में क्या होगा? देखिए, आज की सिचुएशन के हिसाब से बांग्लादेश में 3 सिनेरियोज प्ले आउट हो सकते हैं, लेकिन इन्हें जानने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि बांग्लादेश एक समय पर ईस्ट पाकिस्तान था। सबसे पहला सिनेरियो आपके सामने पाकिस्तान है। पाकिस्तान ही की तरह बांग्लादेश एक मिलिट्री कंट्रोल्ड कंट्री बन सकता है और ऐसी मिलिट्री कंट्रोल्ड कंट्रीज जैसे कि पाकिस्तान और म्यांमार को चाइना इजीली कंट्रोल कर सकता है और अपने फायदे के लिए यूज कर सकता है। और दोस्तों, हमारे एनालिसिस के हिसाब से इस सिनेरियो की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है। सेकंड सिनेरियो का एग्जाम्पल भी आपके सामने है, ईरान। देखिए, ईरान में भी इसी तरह का रेवोल्यूशन हुआ, लेकिन आज वहां ना सिविल लिबर्टीज है ना ही डेमोक्रेसी। बांग्लादेश में भी रेडिकल इस्लाम के रूप में जमात ए इस्लामी मौजूद है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वकीर उस जमान ने इंटर्म गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए जमात ए इस्लामी को भी इन्वाइट किया है। और इसी कू के बाद बांग्लादेश से माइनॉरिटीज पर अटैक की न्यूज भी सामने आ रही है। और लास्टली, एक बहुत ही स्लिम प्रोबेबिलिटी है कि बांग्लादेश में दोबारा से डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो ये सभी के लिए एक बेस्ट केस सिनेरियो होगा। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि इस कू का इंडिया पर किस तरीके से असर पड़ेगा। देखिए, बांग्लादेश और इंडिया के बीच संबंध 2009 में शेख हसीना के पावर में आने के बाद से काफी मजबूत हुए। हसीना के टेन्योर में बांग्लादेश ने एंटी इंडिया टेररिस्ट ग्रुप्स को खत्म करने से लेकर इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल टाइज को फैसिलिटेट करने तक हर मैदान में न्यू दिल्ली और ढाका के बीच एक हेल्थी रिलेशनशिप को फोस्टर किया। लेकिन अब शेख हसीना की एग्जिट के बाद ये सब कुछ खतरे में है। ट्रेड टाइज पर असर, लोगों और गुड्स की मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शंस और पोटेंशियल होने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को स्टॉल किया जा सकता है। ट्रेड के टर्म्स में सब कॉन्टिनेंट में बांग्लादेश इंडिया का सबसे बड़ा पार्टनर है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में दोनों देशों का टोटल बायलैटरल ट्रेड 13 बिलियन तक पहुंच गया। बांग्लादेश इंडिया के कॉटन का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, जो इंडिया के टोटल कॉटन एक्सपोर्ट्स का 34.9% अकाउंट करता है। इसके साथ साथ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी और सीरियल्स भी भारत से बांग्लादेश को इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट्स हैं। इंफ्रा और कनेक्टिविटी इंडिया बांग्लादेश टाइज का एक ग्रोइंग पार्ट रहा है। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मुताबिक इंडिया ने 2016 से बांग्लादेश को 8 बिलियन के 3 लाइंस ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड की हैं, जिनसे रोड, रेल, शिपिंग और पोर्ट इंफ्रा क्रिएट किया जा रहा है। नवंबर 2023 में 2 ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स अखूरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक और खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन को इनॉग्रेट किया गया। अखूरा अगरतला लिंक इंडिया के चिकन स्नैक पर प्रेशर कम करता है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया को मेनलैंड का एक ऑल्टरनेटिव रूट प्रोवाइड करता है। हेंस इस कूप के बाद इंडो बांग्लादेश टाइज में डिसरप्शन इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ इंडिया को एक रिफ्यूजी क्राइसिस में भी डाल सकते हैं। हेंस दोस्तों, शेख हसीना का एग्जिट इंडो बांग्लादेश रिलेशंस को कैसे इफेक्ट करेगा, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि इस दौरान हम अपने बॉर्डर्स पर विजिल रखें और बांग्लादेश की माइनॉरिटीज को पनाह दें। तो दोस्तों, इस मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। टारगेट करते हैं इस वीडियो पर एटलीस्ट 10,000 लाइक्स के। इस वीडियो को जरूर शेयर करें।
स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।